नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पोर्शे हिट एंड रन मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चल रहा है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को अस्पताल ने कूड़े में फेंक दिया था। इस ब्लड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ के मामले में अस्पताल के 2 डॉक्टर और एक चपरासी को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 डॉक्टरों अजय तावड़े, हरि हरनोर के साथ एक चपरासी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों डॉक्टरों को कोर्ट ने 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टरों ने नाबालिग के ब्लड सैंपल को कूड़े में फेंक दिया था। उसकी जगह किसी और का ब्लड सैंपल फॉरेंसिक लैब को भेजा गया था। पुणे से हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में अब 17 साल के आरोपी के पिता और दादा की गिरफ्तारी के बाद से पुणे क्राइम ब्रांच ने 3 अन्य शख्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें से ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर बताए जा रहे हैं। वहीं तीसरा आदमी जो है वो एक प्यून बताया जा रहा है ससून अस्पताल का, जिसके बाद से पुणे क्राइम ब्रांच का कहना है कि इन तमाम 3 लोगों को पैसे दिए गए थे उस आरोपी के ब्लड सैंपल्स को बदलने के लिए, जिसके बाद से जब 19 मई की रात को पुणे के कल्याणी नगर में घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से ही जब उस युवक को, उस 17 साल के आरोपी को ससून अस्पताल ले आया जाता है, तो यहाँ पर उसके ब्लड रिपोर्ट्स को बदल दिया जाता है किसी अन्य डॉक्टर्स की रिपोर्ट के साथ, जिनमें अल्कोहल की प्रेजेंस को नहीं बताया गया है। जिसके बाद से पुणे पुलिस ने जब अगले ही दिन दूसरे डीएनए टेस्ट करवाए, उसमें हालांकि अल्कोहल का प्रेजेंस बताया गया, जिसके बाद से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो है पुणे क्राइम ब्रांच ने अपनी कार्रवाई की है। हालांकि अब जो 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है, उन पर यह आरोप है कि उस जो 17 साल के आरोपी है, उसके पिता से फ़ोन पर बात करने के बाद से जो है यहाँ पर ब्लड सैंपल्स बदले गए और उस ब्लड सैंपल्स को जाकर डस्टबिन में फेंक दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर एविडेंस को टैंपर करने को लेकर अब पुणे पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके बाद से दोनों को गिरफ्तार कर 30 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं अतुल जो जिसे प्यून बताया गया है, उसे भी गिरफ्तार कर जो है पूछताछ जारी है, समझने के लिए कि आखिर जो 3 लाख रुपए की उसे रिश्वत दी गई थी, जो उसे डॉक्टर्स तक पहुंचानी थी, वो उसे किसने दी थी, और साथ ही और कौन कौन से इस पूरे मामले में कड़ी सामने आते हैं, जिसको लेकर पुणे क्राइम ब्रांच की कार्रवाई अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संदेश बाइकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड मामले की, जिसमें 7 सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। और इसी के साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। पारस धामा की राजकोट से ये रिपोर्ट देखिए। एक ही लम्हे में हंसती खेलती 30 से ज्यादा जिंदगियां जलकर खाक हो गईं। राजकोट के इस गेमिंग जोन हादसे के बाद एक लापरवाहियां सामने आ रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। अब कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा, 4 साल से ये गेम जोन अनधिकृत परिसर में चल रहा था। क्या राज्य सरकार सो रही थी? 4 साल से फायर सेफ्टी पर सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने कई फैसले और निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी राज्य में 6 अग्निकांड हो चुके। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में राजकोट नगर निगम से सफाई मांगी है। ये भी पूछा है कि एफएसएल, सीसीटीवी के आधार पर क्या जांच हुई और क्राइम ब्रांच, एसआईटी आदि ने क्या किया है। रिपोर्ट हमें 3 तारीख तक जमा कराना, एक एफिडेविट करनी है, जिसमें सारे कोर्ट ने जो इश्यूज रेज किए हैं, जो हमने जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी वही है जो कोर्ट ने हमें निर्देश किया है। उन सारे मामलों पे हमें 3 तारीख तक एक एफिडेविट फाइल करनी है और सुनवाई आगामी 6 जून को। हाईकोर्ट ने इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाया कि कुछ अधिकारी भी इस गेम जोन में खेलने गए थे। सस्पेंशन को लेकर कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये जो काम जो कमिश्नर और जो ऑफिसर्स हैं उन्हें करना है, उन्होंने बड़ा ठीक से नहीं किया। 2020 से गुजरात हाईकोर्ट ने टाइम टू टाइम अलग अलग ऑब्जर्वेशंस एंड ऑर्डर्स पास किए हुए हैं, ये पर्टिकुलर फायर सेफ्टी के PIL के अंदर, परंतु ये जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसे बड़े ध्यान से नहीं लिया और बड़ी कैजुअली से लिया है। तो अगर उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये बच्चे मरते नहीं। तो अगर ऐसा रहा और ध्यान नहीं देंगे तो हमें सस्पेंशन की ओर भी सोचना पड़ेगा, ऐसी बात है।
करीब 4.5 घंटे चली इस सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार से 3 जून तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 6 जून को अगली सुनवाई होगी। इस बीच राज्य सरकार ने 7 लोगों को निलंबित कर दिया है। इनमें अलग अलग महकमों के लोग हैं। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 अन्य लोग फरार हैं। इधर राजकोट बार एसोसिएशन ने तय किया है कि आरोपियों की ओर से कोई वकील खड़ा नहीं होगा। कोई वकील इस केस को लेने की भी कोशिश करता है, उसके लिए भी कुछ मापदंड तय किए गए हैं आपकी तरफ से? हाँ, अभी हमने ऐसा डिक्लेयर किया है कि कोई भी राजकोट बार का लॉयर है वो वीपी फाइल नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो हम पूरी रिक्वेस्ट करेंगे उसे कि भाई ये तो नैतिकता समझ के आप कोई वकालतनामा न रखो। इस तरीके के मामलों में सरकार और प्रशासन की नींद तब खुलती है जब इस तरीके का कोई भयानक हादसा हो जाता है। इन हादसों में कई बेगुनाह अपनी जान गंवा बैठते हैं, मगर सवाल यही उठता है कि गुनहगार इन मामलों में कौन होता है? क्या वो गुनहगार है जो कि इन जगहों पे उनकी मालिकी होती है, या फिर सरकार और प्रशासन है जो कि हादसा होने से पहले आंख मूंद कर सोते रहते हैं? कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, राजकोट। और पुणे की तरह ये खबर आपको हम नोएडा से दिखाते हैं, जहां एक ऑडी ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी, बुजुर्ग की मौत हो गई, ड्राइवर फरार हो गया। रविवार सुबह का ये वाकया है। नोएडा सेक्टर 53 में सुबह सुबह टहलने के बाद दूध लेने निकले एक बुजुर्ग जनक देव शाह को एक ऑडी ने कुछ इस तरह टक्कर मारी कि उनका शरीर हवा में कई फुट जा गिरा। 63 साल के शाह की वहीं पर मौत हो गई। एनडीटीवी के पास इस घटना के एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हैं। जनक देव शाह आकाशवाणी से रिटायर हुए थे। परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस जांच में ढिलाई कर रही है, केस दर्ज करने में भी देरी की। सीसीटीवी फुटेज हमने खुद फोर्स करके निकलवाया। हमें को प्रशासन से, पुलिस वालों से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और ये वीडियो भी हमने ही उनको दिया है। अगर वो चाहते, अगर थोड़ा हमें सपोर्ट करते तो अब तक वो पकड़ में आ जाते। शाह की पड़ोसी गीता वैष्णव की आंखों के सामने ये हादसा घटा। तो मैंने देखा उस गाड़ी को, वो ऐसे ऐसे चला रहे थे उसको। जब ऐसे से तो मैंने देखा उनको। आपने क्या देखा जब गाड़ी उनको हिट की? तो उसके बाद आपने क्या देखा? 10 फुट से भी ऊपर उछले। एनडीटीवी के पास एफआईआर की कॉपी है, जिसमें बस धारा 204 और 304A लगाई गई है। दोनों में 6 महीने और 2 साल की सजा है। पुलिस को अब तक कार मालिक का पता नहीं चला है। उसका कहना है कि उसने कई जांच टीमें बनाई हैं। गाड़ी ट्रेस हो गई है, किंतु अभी तक नंबर प्लेट विजिबल नहीं है। इस संबंध में भी हमारी टीमें ऑडी की एजेंसी के साथ साथ हम फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रहे हैं। फॉरेंसिक टीमें 5277 या 3277 से खत्म होने वाले नंबरों की सीरीज देख रही है। पड़ोसी भी पुलिस की ढिलाई की बात कर रहे हैं। नोएडा से तनुष्का की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई में हुए तेज तूफानी बारिश में जिस तरह से होर्डिंग हादसा हुआ, 17 लोगों की जान गई। अब बारिश की दस्तक को लेकर सरकार जोरदार मिशन पर है कि किसी तरह से जान माल की हानि ना हो। सीएम खुद सड़कों, नालों, इमारतों का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की सीधी चेतावनी दे दी गई है। इसी बीच करीब 12,000 करोड़ में तैयार हुए नए नवेले कोस्टल रोड में जिस तरह से पानी का रिसाव हुआ, इसकी तस्वीरें वायरल हुई। अब इसको लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है। दिखाते मुंबई से आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सड़कों और नालों की समीक्षा करने खुद उतरे हैं। बारिश से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने नगर निगम अधिकारियों को नाला सफाई के मिशन पर लगाया है। जल भराव पर सीधे कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे हे मान्सूनचं जे आपलं सगळा जो काही कालावधी, सभी नगर निगम अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मॉनसून के दौरान भी अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। अगर जल भराव होता है और सामान्य जीवन प्रभावित होता है तो ये माना जाएगा कि मॉनसून से पहले कोई उचित काम नहीं किया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। प्रकारचा समज करून मग तिथे कारवाई देखील करायला शासन मागे पुढे बघणार नाही। साथ ही जीरो कैजुअलिटी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जान माल की हानि रोकी जाए और परिवारों को बारिश तक अस्थायी घर दिए जाएं। असे मुंबईतले स्पॉट आयडेंटिफाई केलेले आहेत की त्या ठिकाणी
हमने इस मॉनसून में शून्य दुर्घटना मिशन शुरू करने का फैसला किया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने MMRDA को आदेश दिया है कि मॉनसून के दौरान भूस्खलन वाले क्षेत्रों और जर्जर इमारतों में रहने वाले परिवारों को अस्थायी घर दिए जाएं। भूस्खलन के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि को रोकने का एक ही तरीका है और वो ये कि निवासियों को अस्थायी आवास में स्थानांतरित करना है। इन इलाकों में सुरक्षा जाल का भी उपयोग करना चाहिए ताकि हादसों को रोका जा सके। त्याच्यामध्ये पर्यायी व्यवस्था करायची। हालांकि इन तैयारियों के बीच करीब 12,000 करोड़ की लागत से बने नए नवेले कोस्टल रोड के टनल में रिश्ता पानी सरकार की किरकिरी कर रहा है। जब हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से अभी तक कोस्टल रोड का काम हुआ नहीं है, टनल का काम पूरा नहीं हुआ है, केवल अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए आपने इतना बड़ी लापरवाही कर दी और आज अब देखिए उसमें से पानी जगह जगह से लीकेज हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठेकेदारों पर सजा कब होगी? कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? इसकी कोई सुध लेगा? उधर बारिश की तैयारियों के बीच मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गर्मी से बुरा हाल है। महाराष्ट्र के अकोला में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा है। यहां लू की आशंका को देखते हुए 31 मई तक धारा 144 लगा दी गई है। जलगांव में भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हैं। टैंकरों के सहारे किसी तरह जीवन कट रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने मौसम के जल्द खुशगवार होने के संकेत दे दिए हैं। जो सेंट्रल इंडिया स्पेशली मध्य महाराष्ट्र जो है वहाँ जो तापमान है वो 38 to 40 डिग्री चल रहा है, लेकिन जो विदर्भ है, विदर्भ में तापमान 42 to 44 डिग्री, पूरा विदर्भ में 42 to 44 डिग्री और आने वाले 1-2 दिन में भी वही तापमान रहेंगे। बारिश 19 तारीख को यानी कि 19 मई को अंडमान में ऑलरेडी आ चुकी है और आज के डेट में जस्ट 27 तारीख है तो बे ऑफ बंगाल में भी मानसून वहाँ तक पहुँच चुकी है और आने वाले 31 जून तक ये मानसून केरला में आने की संभावना है। एक बार मानसून केरला में आने के बाद हमको पता चलेगा कि वो स्लगिश है या एक्टिव है, अकॉर्डिंगली हमें पता चला कि वो मुंबई में कब तक दाखिल हो सकती है। जनरली नॉर्मल डेट जो होती है मुंबई में आने के लिए मानसून की वो 11 जून होती है। उसमें भी +- 4 डेज का एरर होता है। 4 दिन पहले भी आ सकते हैं या 4 दिन बाद में आ सकते हैं, लेकिन 11 जून इज़ अ नॉर्मल डेट। इस बार उमस और गर्मी ने मुंबई को खूब सताया, नए रिकॉर्ड भी बनाए, लेकिन राहत भरी बारिश को लेकर भी खौफ ज्यादा है क्योंकि तेज तूफानी बारिश में जिस तरह से मुंबई में होर्डिंग हादसा हुआ, 17 लोगों की जान चली गई। ऐसे में शहर किस तरह से बारिश के लिए तैयार है, मुंबई के लिए ये मिशन इस बार बहुत ही बड़ा होने वाला है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और लखनऊ में एक शख्स की दबंगई सामने आई है, जहां SUV सवार इस शख्स ने कैब ड्राइवर पर पिस्तौल तान दी, उससे बंदूक की बट से भी मारा। इस दौरान सड़क पर भीड़ लग गई। ये घटना गोमती नगर के वेब मॉल के पास की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम विनोद मिश्रा है। सोमवार को दोपहर वो अपनी SUV से वेब मॉल की तरफ जा रहा था, तभी उसकी कार से एक दूसरी वैगनार कार टच कर गई और उसने आपा खो दिया और कैब ड्राइवर को मारने लगा। और भाई आपको खबर दिखाते हैं झारखंड के रांची से, जहां एक बार में DJ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बार में रविवार की रात 5 युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका DJ और दूसरे स्टाफ के साथ विवाद हुआ। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया और सभी युवक वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर के बाद शराब पी रहे 5 युवक वापस बार में आए और एक युवक ने DJ के सीने में गोली मार दी। देश में बढ़ते साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं वो नया तरीका ढूंढ निकालते हैं। ऐसा ही एक उनका तरीका है SMS स्कैम, जिसमें स्कीम, पुरस्कार और ऑफर के जरिए लोगों को झांसा दिया जा रहा है, कईयों को फंसाया जा रहा है। सरकार इस ओर कदम उठा रही है। कई कंपनियों को किस तरह से ब्लैकलिस्ट किया गया है और उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी नीता शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने आम नागरिक को फ्रॉड से बचाने के लिए सार्थक साथी मुहिम जो है वो शुरू की है। दरअसल ये देखा गया है कि हर रोज कई इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं साइबर सेल यूनिट जो होम मिनिस्ट्री चलाती है उस तक पहुंच रही हैं। लगभग 7,000 के आसपास हर रोज कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिनमें से 85% जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड के तहत आती हैं। और ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो
जिसके तार जो सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में कंबोडिया और लाओस में भी जो है वो पाए गए हैं। यही नहीं, होम मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि अगर हम देश की बात करें तो इनके जो हॉटबेड्स हैं वो वेस्ट बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में पाए गए हैं। लोग जो हैं एसएमएस के जरिए फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, कॉल्स भी आती हैं, ऐप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सब को देखते हुए ये कदम जो है उठाया गया है। जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है होम मिनिस्ट्री की, उसके मुताबिक 10,000 ऐसे फ्रॉडुलेंट मैसेजेस हैं जो 8 हेड्स के तहत लोगों को भेजे जा रहे थे। अब उन्हें जो है वो बैन किया गया है, उन्हें ब्लॉक किया गया है। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप अपने फोन नंबर से बल्क मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे तो आपका फोन नंबर जो है वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। होम मिनिस्ट्री की जो साइबर सेल यूनिट है उसका कहना है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हो तो आप उनकी हेल्पलाइन को अप्रोच कर सकते हैं, यानी 1930 पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।